हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एथिक्स के एमसीक्यूज़ को। इसके पहले एक्सप्लेनेशन के वीडियोस और एमसीक्यूज़ इससे संबंधित सब अपलोड हो चुके हैं। ये पार्ट 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। व्हाट डज मिल्टन फ्राइडमैन बिलीव टू बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस? मिल्टन फ्राइडमैन के अनुसार व्यवसाय की एकमात्र जिम्मेदारी किसके प्रति बनती है? तो इन्होंने बोला था कि जो भी बिजनेस है उनकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शेयर होल्डर्स के थ्रू बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टू इट्स शेयर होल्डर्स। व्यवसाय का एकमात्र जिम्मेदारी बनता है अपने शेयर धारकों के प्रति। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट मॉडल ऑफ सीएसआर? तो सीएसआर का प्रबुद्ध स्वहित मॉडल क्या कहता है? तो सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि आप एथिकल वे में काम करिए जिससे आपका ही फायदा हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, दैट इट इज एन ऑर्गेनाइजेशंस ओन इंटरेस्ट टू एक्ट इन अ एथिकल वे, यानी कि अगर वो नैतिक तरीके से काम करते हैं तो संगठन के लिए ही ये लाभप्रद होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर, इंटेग्रिटी एंड ट्रस्ट कॉल इनटू क्वेश्चन? यानी कि नैतिकता, अखंडता और विश्वास का प्रश्न चिन्ह उस पर लग जाता है। तो ये होता है कि जब कोई भी मैनेजर अटेम्प्ट टू चेंज द अंडरलाइंग बिलीव्स एंड वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल फॉलोअर, यानी कि कोई सबऑर्डिनेट है उसके बिलीव्स को, वो जिस चीज़ में विश्वास करता है उसके मूल्यों में जब परिवर्तन करने लगता है तो इंटीग्रिटी पे, ट्रस्ट पे और एथिक्स पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट इफेक्टिवली एक्ट एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? किसी भी व्यावसायिक संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? टू मेक अ प्रॉफिट, यानी कि लाभ कमाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द टर्म CSR रिलेट टू? CSR किससे संबंधित है? तो ये एथिकल कंडक्ट, यानी कि नैतिक कार्य करना, इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस, यानी कि पर्यावरण को बचाना, उसके लिए कुछ कार्य करना, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट, समूह निवेश। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज एथिक्स टू डू विद? नैतिकता का संबंध किससे होता है? तो ये सही और गलत, नैतिकता का डेफिनेशन यही रहता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, what type of justice exists if employees are being open, honest and truthful in their communication at work? किस प्रकार का न्याय मौजूद होता है यदि कर्मचारी खुले रूप से अपनी बातों को रखता है, ईमानदारी तरीके से वो काम करता है? तो ये होता है इंटरेक्शनल, यानी कि अंतः क्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स इन बिजनेस? व्यवसाय में नैतिकता के सिद्धांत कौन कौन से हैं? ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और लॉयल्टी, ये तीनों एथिक्स के पार्ट होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फ्रेमवर्क फॉर इस्टेब्लिशिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी वॉज ओरिजिनली सेटअप बाई? अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन और उत्तरदायित्व का स्थापना का मूल स्वरूप किसने तैयार किया था? ये तैयार किए थे थॉर्नटन कमेटी ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज मीन बाय फ्रेज CSR? CSR का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट कॉर्पोरेट मॉडल? यानी कि CSR का सेल्फ इंटरेस्ट मॉडल किससे संबंधित है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर एथिकल वे में काम करती है तो वो उसके लिए ही लाभदायक होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच लेजिस्लेशन रिलेट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स? कौन सा विधान व्यावसायिक नैतिकता की अवधारणा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी कि सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ स्टेक होल्डर ओरिएंटेशन इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट? एक हितधारक अभिन्यास में निम्नलिखित को छोड़कर कौन सभी गतिविधियां शामिल हैं? इसमें से कौन सा छोड़ करके? जनरेटिंग डेटा अबाउट स्टेक होल्डर्स ग्रुप, जितने भी हितधारक हैं उनका डेटा इकट्ठा करना, ये इसका पार्ट है। एक्सेसिंग द फर्म्स इफेक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स ग्रुप, हितधारक समूहों पर फर्म का क्या प्रभाव पड़ता है उसका आकलन करना। डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर होल्डर्स इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द फर्म में हितधारक सूचना का वितरण करना। ये तीनों इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है मिनिमाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑन स्टेक होल्डर इन्फॉर्मेशन ऑन द फर्म पर हितधारक सूचना का प्रभाव कम करना, ये इसकी एक्टिविटी के अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोस्ट कंपनीज बिंग द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स प्रोग्राम बाय डेवलपिंग? अधिकांश कंपनियां निम्नलिखित विकसित करने के लिए संगठनात्मक नैतिकता कार्यक्रम को स्थापित करने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू करती हैं? तो ये होता है सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट से, आचार संहिता बनाते हैं और उसको फॉलो करते हुए नैतिकता कार्यक्रम भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द सोशल इकोनॉमिक पार्टनरशिप फिलोसफी इम्फेसाइजेज? सामाजिक अर्थव्यवस्था साझेदारी दर्शन किस पर जोर देती है? तो ये जोर देती है कोऑपरेशन एंड असिस्टेंस, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना और एक दूसरे की सहायता करना।
क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम प्रेजेंटेड बाय एथिक्स ऑडिट। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या एथिक्स ऑडिट द्वारा प्रस्तुत की जाती है। पहला ऑप्शन है, दे मे बी यूज टू रीएलोकेट रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी संसाधन का प्रयोग किया जा रहा है उनका आवंटन अच्छे से करना। दे आइडेंटिफाई प्रैक्टिसेस दैट नीड इंप्रूवमेंट, उन सभी प्रथाओं का पहचान करना जिसमें सुधार की आवश्यकता है। और लास्ट ऑप्शन है, दे मे पिन पॉइंट प्रॉब्लम्स विद स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, वे हितधारक संबंधों के साथ समस्या का पता लगाते हैं। तो ऑडिट की अगर बात करें तो ये तो समस्याएं आती हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से समस्या आती है कि एथिक्स से रिलेटेड ऑडिट कौन करेगा, यानी कि ऑडिटर को सेलेक्ट करना सबसे बड़े टास्क हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सेलेक्टिंग ऑडिटर्स मे बी डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑल एम्प्लॉयज इज गाइडेड बाई, सभी कर्मचारियों को किस बात से निर्देशित किया जाता है, तो ये किया जाता है कोड ऑफ एथिक्स के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फर्स्ट स्टेप इन द ऑडिटिंग प्रोसेस शुड बी टू सिक्योर द कमिटमेंट ऑफ, लेखा परीक्षा में सर्वप्रथम किसकी बातों को सुरक्षित करना चाहिए, तो ये होता है स्टॉक होल्डर, जो जितने भी अंशधारी होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, सबसे पहले उनके इंटरेस्ट को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द 4 टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड, सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 प्रकार में क्या क्या शामिल है, तो लीगल, फिलैंथ्रोपिकल और इकोनॉमिक होता है, फिर एथिकल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि वैधानिक, परोपकार वाले, और इकोनॉमिक मतलब होता है कि आर्थिक, और एथिकल मतलब होता है कि नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 20 है, द गोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स इवैल्यूएशन इज, कॉर्पोरेट प्रशासन और व्यावसायिक नैतिकता में शिक्षा का क्या लक्ष्य होता है, तो जो शिक्षा दिया जाता है एथिक्स से रिलेटेड, उनका मेन फोकस ये रहता है कि जब भी स्टूडेंट अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाए तो उसे पता होना चाहिए कि अपने प्रोफेशन में उसको किस तरीके से अकाउंटेबल होना है। जैसे मान लेते हैं कि कोई टीचर है तो वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निर्वहन करे, उस काम को अच्छे से करे, इसीलिए एथिक्स को पढ़ाया जाता है, बिजनेस एथिक्स को पढ़ाए जाते हैं, ताकि अगर आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं, जैसे आप सीए बन जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी कैसी है, आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी कैसी है। इन सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए स्टूडेंट्स को नैतिकता का शिक्षा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, टीच स्टूडेंट्स देयर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी एंड टू अपहोल्ड देयर पर्सनल इंटीग्रिटी टू सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 21 है, द प्राइमरी स्टॉक होल्डर आर, प्राथमिक हितधारक कौन होते हैं, तो कस्टमर, सप्लायर, शेयर होल्डर, ये ऑल ऑफ द अबव होगा, सभी के सभी प्राथमिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, टू बी सक्सेसफुल बिजनेस एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम नीड टू, सफल होने के लिए व्यावसायिक नैतिकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। तो इनमें क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, एजुकेट एम्प्लॉयज़ ऑन फॉर्मल एथिकल फ्रेमवर्क एंड मॉडल्स ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग, औपचारिक नैतिक ढांचे और नैतिक निर्णय लेने के लिए मॉडल पर कर्मचारियों को शिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एजेंसी थ्योरी इज करेक्ट, एजेंसी सिद्धांत से संबंधित कौन सा इसमें सही है। तो जो एजेंसी थ्योरी होती है वो लार्ज एंटरप्राइजेस पे अप्लाई होती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि ये बड़ी इकाइयों पर लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन अ फर्म चार्जेज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर इट मे बी एक्यूज्ड ऑफ, जब फर्म अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमतें वसूलती है तो उस पर क्या आरोप लगता है, तो ये लगता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। आपने जब मोनोपोली पढ़ा होगा एकाधिकार, तो उसके अंदर होता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, अलग अलग मार्केट में अलग अलग कस्टमर से अलग अलग कीमतें वसूली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच मॉरल फिलोसफी सिक्स द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, कौन सा नैतिक दर्शन अधिकतम लोगों को के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब जो थ्योरी है वो कहती है कि अगर कोई काम आप करते हैं और ज़्यादा लोग को उससे फ़ायदे हो रहे हैं तो आपने वो कार्य एथिकल किए हैं, यानी कि नैतिक कार्य किए हैं। अगर उससे कई लोगों का नुकसान हो रहा है, ज़्यादातर लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आपका वो कार्य अनैतिक है। तो ये है उपयोगितावाद का सिद्धांत। अगर वो कई लोगों के लिए उपयोगी है तो क्या कहलाएगा, नैतिक कार्य कहलाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ CSR थ्योरी, निम्नलिखित में से CSR सिद्धांत क्या नहीं है। राइट थ्योरी, लेजिटिमेसी थ्योरी, स्टेक होल्डर और एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये तीनों थ्योरी CSR की थ्योरी हैं, लेकिन जो राइट थ्योरी है वो एथिक्स की थ्योरी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वेयर इन एनुअल रिपोर्ट वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड मैंडेटरी सोशल एंड एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग, वार्षिक रिपोर्ट में आप अनिवार्य रूप से सामाजिक और पर्यावरणीय रिपोर्ट को किस चीज़ में फाइंड आउट करते हैं। ये रहता है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार किए जाते हैं उसके साथ जो नोट बनाए जाते हैं। अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा हो तो उसमें बताया जाता है कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको नोट्स टू द अकाउंट करके दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में और P&L अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। तो जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, इन्वायरमेंट के लिए कंपनी ने जितना भी काम किया है वो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट, वित्तीय विवरण में और उसके साथ साथ निदेशक के रिपोर्ट में भी होना चाहिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत संगठनात्मक अनुपालन कार्यक्रम के प्राथमिक तत्वों में नहीं है। अ रिटन कोड ऑफ कंडक्ट, ये इसका पार्ट है। एन एथिक्स ऑफिसर, ये भी इसका पार्ट है। और फॉर्मल एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। लेकिन सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, महत्वपूर्ण प्रकार के जो भी वित्तीय खर्चे हैं वो इसके पार्ट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंबाइंड कोड ऑफ प्रैक्टिस। निम्न में से कौन सा कॉर्पोरेट प्रशासन संयुक्त अभ्यास संहिता का अंतर्निहित सिद्धांत नहीं है। ओपननेस, इंटीग्रिटी और एक्सेप्टेबिलिटी, ये तीनों इसके पार्ट हैं। अकाउंटेबिलिटी इसका पार्ट नहीं है। ये शायद एक्सप्लेनेशन की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया है कितने तरीके के प्रिंसिपल्स होते हैं और कैसे होते हैं, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग में भी कपटपूर्ण व्यापार क्या हो सकता है। तो ये क्या होता है, एक कर्मचारी द्वारा किया गया दीवानी और फौजदारी अपराध, यानी कि अगर कोई सिविल या क्रिमिनल ऑफेंस करता है कोई कर्मचारी तो उसे फ्रॉडुलेंट ट्रेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर में रिजल्ट फ्रॉम ब्रीच ऑफ अंडर द, निदेशकों की अयोग्यता किसके तहत उल्लंघन का परिणाम होती है। तो अगर वो कंपनीज एक्ट के अंदर कोई भी कार्य कहा गया है और उसका उल्लंघन करते हैं, उस कार्य को तोड़ देते हैं, तो वो क्या कहला जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं डायरेक्टर बनने की जगह पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, अकॉर्डिंग टू क्लॉज 49 ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। स्वतंत्र निदेशकों के खंड 49 में स्वतंत्र निदेशक की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो वो होती है 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का कौन सा एक दृष्टिकोण है। कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी, स्टेक होल्डर्स प्रायोरिटीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एथिकल बिजनेस। तो ये तीनों पार्ट हैं, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा कि कंपनी जो भी परोपकार करती है, हितधारकों की प्राथमिकताएं और सतत विकास हो गया, और नैतिक व्यवसाय, ये तीनों इसका पार्ट है CSR का। क्वेश्चन नंबर 34 है, डैश थ्योरी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कोड ऑफ कंडक्ट टू विच ऑल द रेशनल बींग्स शुड एडhere। दिस कॉन्ट्रास्ट विद, अब एक थ्योरी की बात यहाँ पे किया है, दूसरा थ्योरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस कॉन्ट्रास्ट विद डैश मोरालिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट एडॉप्टेड बाई अ पर्टिकुलर ग्रुप और सोसाइटी। कौन सा सिद्धांत आचार संहिता के रूप में वर्णित किया जा सकता है तथा जिसका सभी तर्क संगत प्रणालियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए, यह किसके विपरीत है। तो जो नॉर्मेटिव थ्योरी होती है वो क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है रेशनल बीइंग के द्वारा, जो पीपल होते हैं, और जो डिस्क्रिप्टिव होती है वो डिस्क्राइब कर दी गई है और बाकी उसको लोग फॉलो करते रहते हैं जो भी वहाँ के लोग हैं। तो ये नॉर्मेटिव पहला वाला हो जाएगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, द स्टेक होल्डर व्यू ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स दैट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ। सामाजिक उत्तरदायित्व के हितधारक दृष्टिकोण में कहा गया है कि संगठनों की आवश्यकता का जवाब देना चाहिए। तो एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स एंड ओनर्स, ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज एंड ऑल ऑफ दोज हु माइट सूट टू द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे स्टेक होल्डर के व्यू से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के किसके तरफ बनती है, तो ये होता है जितने भी लोग हैं, जो भी पार्टीज कंपनी से जुड़ी हुई हैं, जिनका इंटरेस्ट पार्टी में है, उन सब के लिए कंपनी की जिम्मेदारी बनती है स्टेक होल्डर व्यू पॉइंट से। स्टेक होल्डर मतलब कौन है, जितने भी लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग कंपनी को प्रभावित करते हैं, कंपनी के कार्यों द्वारा प्रभावित होते हैं, उन सब के प्रति कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ विशल ब्लोअर इज एन एम्प्लॉय हो। विशल ब्लोअर वह कर्मचारी होता है जो एक्सपोजेज ऑर्गेनाइजेशनल रॉन्ग डूइंग, यानी कि संगठन में कुछ गलत कार्य हो रहे हैं और वो उसे जाकर के बता देता है। तो विशल ब्लोअर का डेफिनेशन ये होता है। एक्सप्लेनेशन की एक वीडियो अपलोड है, आप उसको देख लीजिएगा। विशल ब्लोअर से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो उसके अंदर है। तो वो क्या करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रॉन्ग डूइंग्स हो रही हैं वो बाहर सरकार को, चाहे टॉप मैनेजमेंट को, शेयर होल्डर्स को, मीडिया को, उनको जाकर के इन्फॉर्म करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, अ रिकमेंडेड वे ऑफ मिनिमाइजिंग अनएथिकल बिहेवियर इज फॉर एम्प्लॉयज इज टू। कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार को कम करने के लिए अनुशंसित तरीका क्या होता है। तो इसका ये सबसे सीधा तरीका होता है कि कन्फ्रंट फेलो एम्प्लॉयज अबाउट द अनएथिकल डेविएशन। जो भी अनैतिक विचलन आ रहे हैं, मतलब आपको काम कुछ और करना था, किसी और ढंग से करना था, किसी और ढंग से आप कर रहे हैं, तो उसके सामने उसको बता देना, चाहे उसको कहते हैं एक्सेप्ट कर लेना। जब एक्सेप्ट आप कर लेते हैं तो अनैतिक बिहेवियर आपका धीरे धीरे सुधर जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, CSR कंसिस्ट ऑफ विच आर द फॉलोइंग 4 काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR में कौन सी 4 प्रकार की जिम्मेदारियां शामिल हैं। तो ये होता है इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल एंड फिलेंथ्रोपिक। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज़ ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है? तो जैसे जो पहले कंपनीज होती थी उनका काम क्या था कि अपने प्रॉफिट पे फोकस करना, लेकिन जब ट्रिपल बॉटम लाइन आई, ये भी शायद एक्सप्लेनेशन की वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होता है, कौन दिया था, कौन से सन में दिया था, इसके कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं। तो ट्रिपल बॉटम लाइन को जब सजेस्ट किया गया था तो उसमें बताया गया कि कंपनी को 3 चीज़ों पर फोकस करना है, जिसको हम लोग 3P के नाम से जानते हैं, पीपल, प्लेनेट एंड देन प्रॉफिट। यानी कि उससे जुड़े जितने भी लोग हैं उन पे ध्यान देना है, उसके बाद कंपनी को अपने इन्वायरमेंट को भी ध्यान देना है, और प्रॉफिट ऑटोमेटिक उसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एन अकाउंटिंग टूल दैट लुक्स एट द इम्पैक्ट ऑन पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट। ये एक तरीके का क्या है, लेखा उपकरण है जो लोगों पर, ग्रह मतलब यहाँ पे प्लेनेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात हो रही है, और उसके साथ साथ लाभ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है कंपनी के काम के द्वारा, ये देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, डैश लोकेट मोरालिटी बियॉन्ड द स्फीयर ऑफ रेशनैलिटी इन एन इमोशनल मोरल इम्पल्स टूवर्ड्स अदर। डैश दूसरों के प्रति भावनात्मक नैतिक आवेग में तर्क संगतता के क्षेत्र से परे नैतिकता का पता लगाते हैं। तो ये क्या है, पोस्ट मॉडर्न एथिक्स, उत्तर आधुनिक नैतिकता। इनका काम क्या होता है कि आप किस तरीके से दूसरों के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके मोरल इम्पल्स किस तरीके से काम करते हैं, इनका पता लगाना उत्तर आधुनिकता का काम है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, डैश एंड डैश बोथ आर एग्जांपल ऑफ डैश थ्योरी विच इज बेस्ड ऑन द बेसिक यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग। यानी कि कौन सी ऐसी थ्योरी है जो सही और गलत के आधार पर आधारित है, और उसके 2 एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, एथिक्स ऑफ ड्यूटी एंड एथिक्स ऑफ राइट। ये किसके एग्जाम्पल हैं, जस्टिस प्रिंसिपल के, यानी कि न्याय सिद्धांत के। और न्याय सिद्धांत किस पे आधारित है, सही और गलत के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांत पर। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन के आंसर सही से समझ में आ गया हूँ। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और प्रीवियस ईयर के पेपर चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, एमकॉम प्रीवियस ईयर पेपर करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बिजनेस एथिक्स हो गया, मैनेजरल इकोनॉमिक्स है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, इन सब के एमसीक्यूज कुछ अपलोड हो चुके हैं, कुछ और अपलोड किए जाएंगे, तो आप जा करके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। लास्ट में वीडियो को ऐड कर दिया जाएगा, अब वहाँ से भी जा करके आसानी से चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।